वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय का जो पॉलिटिकल साइंस का जो ये पेपर है बीए फाइनल ईयर के लिए या PS05 है। राजनीति क्या है और इसके प्रमुख दृष्टिकोण क्या है, इससे लेकर आपके सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये देखिए, राजनीति ये आपके क्वेश्चन बैंक में दे रखी है, इस पर टिप्पणी करनी है। और राजनीति के प्रमुख दृष्टिकोण, राजनीति के जो दृष्टिकोण है उसी का ये भेद है। राजनीतिक सरकार कला के रूप में, राजनीति जो है सरकार की एक कला के रूप में है, इसके समझाइए। ये राजनीति पर मार्क्सवादी जो विचार है उनको समझाइए, ये आपके क्वेश्चन बैंक में है। तो राजनीति का जो अर्थ है वो काफ़ी बड़ा अर्थ है, इससे बड़े अर्थ में बड़े उसमें सोचना होगा हमें। राजनीति का राज्य द्वारा बनाई गई नीतियाँ या किसी भी राज्य को चलाने के लिए जो नीतियाँ बनाई जाती हैं वो सब राजनीति के अंतर्गत आती है। राजनीति पारिवारिक स्तर पर, स्थानीय स्तर पर, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखी जा सकती है। पारिवारिक स्तर पर ऐसे देखी जा सकती है जैसे एक किसान है, उस किसान के मान लो 4 बेटे हैं। 4 बेटे, तो किसान क्या है, ज़मीन को बेचने का फैसला करता है और उद्योग लगाने की बात करता है। तो इसके 3 बेटे तो इसका समर्थन करते हैं और एक बेटा इसका विरोध करता है। ठीक है, यानी किसान ने एक डिसीजन लिया ज़मीन को बेचने का, तो उसका एक बेटा उसका विरोध करता है और बाकी 3 बेटे उसका समर्थन करते हैं। तो ये भी एक राजनीति इसमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। देखिए, राजनीति में भी निर्णय लिए जाते हैं। ठीक है, अब उन निर्णयों का कोई विरोध भी करता है, ठीक है, और कोई उसका समर्थन भी करता है। जैसे राष्ट्रीय स्तर पर आपने देखा होगा, सरकार ने GST को लागू करने का डिसीजन लिया। अब GST लागू करने की जब सरकार ने सोचा तो कई सरकार के जो विधायक थे या MLA थे या MP थे, उन्होंने GST का विरोध किया। यहाँ तक कि जो व्यापारिक संगठन थे उन्होंने बाज़ार को कई दिनों तक बंद रखा। इसके अलावा कई जो व्यापारिक जो थे उन्होंने सुसाइड कर लिया। इसके अलावा कांग्रेस सरकार और कांग्रेस शासित राज्यों ने GST को लागू ही नहीं किया कई दिनों तक। तो GST का व्यापक स्तर पर विरोध हुआ, लेकिन सरकार ने डिसीजन ले लिया था, ये सामूहिक निर्णय ले लिया था कि हमें GST लागू करना है। ठीक है, अब सरकार के पास शक्ति थी, स्रोत थे, इसलिए सरकार ने इस चीज़ को लागू कर दिया। यानी राजनीति के अंतर्गत जो व्यक्ति सत्ता में बैठा हुआ है उसके पास इतना पावर होना चाहिए कि वो अपने डिसीजंस को लागू कर सके। अपने निर्णयों को या अपने नियमों को लोगों के जरिए मनवाना भी राजनीति का ही एक हिस्सा है। राजनीति एक बहुत बड़े संशय में सोची जा सकती है। जैसे इसको स्थानीय स्तर पर समझो आप, जैसे एक सरपंच है, उस सरपंच ने ये सोचा कि गांव में सड़क बनाई जाएगी। अब उसके पास 20 पार्षद है, 20 पार्षदों में से 15 पार्षद ने कहा कि सरपंच साहब आप सड़क बनाइए, हम आपके साथ हैं। लेकिन 5 पार्षदों ने इसका विरोध किया। 5 पार्षदों ने सरपंच से कहा कि नहीं, सड़क मत बनाओ क्योंकि बरसात का सीज़न चल रहा है, सड़क ख़त्म हो जाएगी। लेकिन 15 पार्षदों ने कहा कि आप सड़क बना लीजिए। तो सरपंच और 15 पार्षदों ने मिलकर सड़क बनाने का काम शुरू कर दिया गाँव में। तो अपने डिसीजंस को लागू करने की शक्ति भी जो राजनीति है उसके अंतर्गत काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है, सत्ता का संघर्ष और अधिकारों का संघर्ष भी राजनीति में देखा जाता है। ठीक है, राजनीति कई सारे स्तरों पर, सूक्ष्म स्तरों पर पाई जाती है। राजनीति को आप व्यक्तिगत स्तर पर लागू नहीं कर सकते, क्योंकि राजनीति में जो डिसीजन होते हैं वो समूह के लिए लिए जाते हैं, ना कि किसी व्यक्ति के लिए। जैसे सरकार ने GST लागू करने का डिसीजन लिया, तो सरकार ने किसी धर्म विशेष के ऊपर, जैसे मान लो कि हिंदुओं को ही GST देनी होगी या मुस्लिमों को GST देनी होगी, तो सरकार ने किसी धर्म विशेष के ऊपर या किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर ये इस कानून को लागू नहीं किया, सरकार ने सबके ऊपर इसको लागू कर दिया। तो राजनीति में क्या है, जो डिसीजंस लिए जाते हैं वो सामूहिक डिसीजंस लिए जाते हैं और समूह को प्रभावित करने के लिए लिए जाते हैं। यानी बहुत सारे लोगों को प्रभावित करने के लिए डिसीजंस लिए जाते हैं राजनीति में, ना कि किसी एक व्यक्ति को प्रभावित करने के लिए। राजनीति के कई सकारात्मक रूप हैं और राजनीति के कई नकारात्मक रूप भी हैं। राजनीति का नकारात्मक रूप तो यह है कि जब भी जैसे मान लो कि 2 व्यक्तियों के बीच में झगड़ा हो रहा है, अब कोई तीसरा व्यक्ति बचाने आता है तो उससे क्या कहा जाता है, तू यहाँ आकर राजनीति मत कर, ऐसे कहा जाता है। तो राजनीति को लोग बाग गाली या भद्दी जो है इसके रूप में समझते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। राजनीति जो है वो लोगों के कल्याणकारी रूप में सामने आती है। सार्वजनिक पदों पर बैठने वाले लोग
चाहे वो मंत्री हो, एमएलए हो, प्रधान हो, सरपंच हो, वार्ड पार्षद हो, कोई भी हो, वो लोगों की भलाई के लिए इस पद पर आने के लिए कोशिश करता है। ठीक है, ये इसका राजनीति का ये सबसे अच्छा रूप है जो हमारे सामने आता है। ये जितनी भी बातें और जितने भी उदाहरण मैंने बोले हैं वो आपको राजनीति के अर्थ में लिखने हैं दोस्तों। और अब राजनीति जब टॉपिक आ जाए तो आपको बहुत सारी बातें लिखनी है जो मैंने बोली है। राजनीति के नकारात्मक रूप में लिख देना कि आप राजनीति को भ्रष्टाचार का एक साधन माना जाता है, राजनीति को झूठ और झूठ और लूट खसूट का एक साधन माना जाता है। राजनीति के बारे में लोगों ने एक आम राय बना ली है और एक प्रोपेगेंडा बना लिया है कि राजनीति जो है वो एक गंदी चीज़ है, जबकि ऐसा नहीं है। राजनीति हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। जिस तरह शरीर के सभी अंग काम करते हैं हार्ट के जरिए, उसी तरीके से राजनीति भी मनुष्य का एक हार्ट कहा जा सकता है जिससे पूरा सिस्टम काम करता है। नौकर पेशार, मंत्री संतरी और ये जो सब जितने भी स्थानीय पदों पर, जो सार्वजनिक पदों पर लोग बैठे होते हैं, ये सब राजनीति का ही हिस्सा होते हैं। यहाँ तक कि एक आम नागरिक, आप और मैं, हम सब राजनीति का हिस्सा है और कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप से हम राजनीति से प्रभावित होते रहते हैं दोस्तों। ये पक्का आपकी परीक्षा में आ रहा है, राजनीति के प्रमुख दृष्टिकोण। ठीक है, ये दृष्टिकोण आपके सारे दृष्टिकोण अगर ऐसे पूछ लेता है, एक पूरे राजनीतिक प्रमुख दृष्टिकोणों का वर्णन कीजिए, तो आपको ये सारे दृष्टिकोण लिखने हैं। इसके अलावा वो क्या करता है, एक दृष्टिकोण उठा लेता है और उस एक दृष्टिकोण के ऊपर क्वेश्चन बना देता है। जैसे राजनीति सरकार की कला के रूप में स्पष्ट कीजिए, या राजनीति सार्वजनिक कार्य के रूप में स्पष्ट कीजिए, राजनीतिक समझौते और सहमति के रूप में इसे स्पष्ट कीजिए, राजनीतिक शक्ति और स्रोत के बंटवारे के रूप में। राजनीति का मार्क्सवादी रूप तो कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, हम एक एक समझ बारे में कहा जाता है कि ये राजनीति विज्ञान है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि राजनीति विज्ञान नहीं है, ये कला है। जैसे बिस्मार्क ने कहा था कि राजनीति एक विज्ञान नहीं है, ये कला है। बिस्मार्क कौन था? बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण किया था। जैसे ये जर्मनी कई हिस्सों में टूटा हुआ था, ठीक है, तो इसने अपनी चतुराई का उपयोग करके या अपने दिमाग का, मस्तिष्क का उपयोग कर रहे और अपनी कला के रूप में इसने क्या किया, अपनी भाषा कौशल से या अपने चतुराई से इसने पूरे जर्मनी को एकीकृत कर दिया। तो बिस्मार्क ने एक राजनीति को एक कला का रूप माना है। जैसे विज्ञान का एक सूत्र है, जैसे विज्ञान का सिद्धांत है, वो फिक्स हो जाता है। जैसे आज से पहले करोड़ों साल पहले जब दुनिया बनी थी, तब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके जल बनाती थी, जिसको अपन बोलते हैं H2O। आज भी जो जल है या पानी है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। इसके अलावा जब दुनिया लास्ट स्टेज पर खड़ी होगी, यानी ख़त्म होने की स्टेज पर खड़ी होगी, तब भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल बनाएंगे। ये विज्ञान का सिद्धांत स्पष्ट हो गया। लेकिन राजनीति के सिद्धांत स्पष्ट नहीं होते, इसलिए राजनीति को एक कला के रूप में आप व्याख्या कर सकते हो। राजनीति जो है एक व्यवहार के रूप में काम करती है, यानी सार्वजनिक जो चीज़ें होती हैं या सार्वजनिक जो नीति निर्माण होते हैं, उन पे पदों पर जो लोग बैठे होते हैं उन्हें हम बोलते हैं कि वो राजनीति में है। जैसे पंच, जिला प्रमुख, विधायक, सांसद, मंत्रीगण वगैरह। तो राजनीति का सार्वजनिक चीज़ों से संबंध होता है ना। जैसे जो कला होती है वो मनुष्य के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक होती है। जैसे किसी मनुष्य की जो सुंदरता होती है, ठीक है, या किसी मानव की जो सुंदरता होती है वो उसके कला के रूप में सामने आती है। जैसे कोई व्यक्ति अच्छे चित्र बनाता है, अच्छा काम करता है, अच्छा गाना गाता है, वो एक कला है। इसी तरह कोई व्यक्ति अच्छी राजनीति करता है तो उसके अंदर वो राजनीति की एक कला है ना। राजनीति सार्वजनिक कार्यों के रूप में, ये आपके इस तरीके से ये दूसरा टॉपिक है। इसमें आपको क्या वर्णन करना है, देखिए कई तरीके के सार्वजनिक कार्य होते हैं, जैसे सड़कों का निर्माण, पुलिस, हॉस्पिटल्स, दवाइयाँ, ठीक है। इसके अलावा नगर पालिका, नगर परिषद के कार्य होते हैं, जैसे सरपंचों के कार्य होते हैं, सड़क बनाना वगैरह, ठीक है। ये सब सामुदायिक कार्य होते हैं। और ये जो संस्थाएं होती हैं, जैसे राज्य की जो संस्थाएं होती है, जैसे सरकार, न्यायपालिका, पुलिस, सेना, इन सबको सार्वजनिक माना जाता है, ठीक है। यानी पुलिस जो होती है वो सबके लिए काम करती है, ना कि किसी एक व्यक्ति के लिए। जैसे हमारे शहर की जो पुलिस होती है, क्या वो 2-4 व्यक्तियों के लिए होती है? नहीं, वो पूरे शहर के लिए होती है। इसलिए जो पुलिस होती है वो पूरे
एक सार्वजनिक कार्य की श्रेणी में इसका आता है। सेना भी और सरकार भी सभी के लिए होती है, इसलिए राज्य की ये जो संस्थाएं होती है ये सार्वजनिक संस्थाएं होती है और इनके जो कार्य होते हैं वो सार्वजनिक कार्य कहलाते हैं। और इन पदों पर जो लोग बैठे होते हैं वो ऐसा बोला जाता है कि वो सार्वजनिक कार्यों को अंजाम देंगे, ठीक है। लेकिन जब कोई समाज या कोई परिवार या कोई जाति का समूह या कोई निजी व्यापार या क्लब या जो सामुदायिक समूह होते हैं वो जब कोई संस्था या कोई चीज़ बनाते हैं तो वो सार्वजनिक चीज़ें नहीं आती, वो चीज़ें निजी चीज़ों की श्रेणी में आ जाती हैं। तो राजनीति में जो सरकारें आ जाती है उनसे ये उम्मीद की जाती है कि वो जो काम करेंगी वो सार्वजनिक कार्यों के रूप में कार्य करेंगी और राज्यों के जो पदे होते हैं मुख्य उन पर बैठे हुए लोग सरकार राजनीति का सार्वजनिक कार्यों में काम करेंगे। राजनीति में समझौता और सहमति के रूप देखे जाते हैं। जैसे मैंने बताया आपको कि जैसे मान लो भारत ने जीएसटी को लागू कर दिया, जीएसटी के बाद में कई लोगों ने इसका विरोध किया, विरोध करने के बाद में सरकार ने कुछ जीएसटी में संशोधन किए, कई सारे संशोधन किए। उन संशोधनों के बाद में उन्होंने जीएसटी को सरल और समझने वाला जीएसटी बनाया और इसमें कई जो व्यापारी थे उनको क्या कहते हैं, कई व्यापारियों को इन्होंने राहत दी सरकार ने। तो जब भी कोई निर्णय लागू किया जाता है या राज्य जो होता है, राज्य का मतलब भारत सरकार, तब राज्य कोई डिसीजंस लेता है तो उस डिसीजन का विरोध किया जाता है, ठीक है, असहमति होती है। लेकिन फिर बाद में जो राज्य होता है या जो सरकार होती है वो समझौता करती है विरोध करने वालों से और बाद में सबकी सहमति से वो चीज़ें लागू हो जाती है। तो ये राजनीति में चीज़ें देखी जाती है। राजनीति में शक्ति और स्रोतों का बंटवारा जो होता है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है और ये देखा जाता है कि जिसके पास शक्ति होती है वही डिसीजंस को लागू कर पाता है। यानी राजनीति में असली जो लड़ाई है वो शक्ति की होती है। मान लो राजनीति में जैसे मान लो ये कोई गांव में सरपंच बन गया, अब इस सरपंच को सड़क बनानी है लेकिन ये पूरे 5 साल सड़क ही नहीं बना पाया, तो ये इसकी शक्ति क्या मतलब की। यानी जो शक्ति होती है, राजनीतिक शक्ति जो होती है वो पावरफुल जो शक्ति होती है वो अपने निर्णयों को लोगों के ऊपर लागू करने की जो उसमें शक्ति निहित होती है और इस शक्ति को जनता का समर्थन होता है, ठीक है। और जनता के मतलब अगर इस शक्ति को जनता का समर्थन है तो वह वैध है। जैसे मान लो कि भारत सरकार है, इस भारत सरकार को हमारी जनता मतलब भारत की जनता ने यानी हमने चुना है, ठीक है। यानी हमने जब इस सरकार को चुन लिया तो ये सरकार क्या हो गई, वैध हो गई, यानी कानूनी रूप से ये वेरीफाई हो गई। अब इसके बाद में जैसे 5 साल होंगे फिर सरकार को, भारत सरकार को जनता से वेरीफाई होना आवश्यक होगा, क्योंकि हमारे संविधान ने ऐसा डिसीजन लिया है या ऐसा अनुबंध किया है कि हमारे भारत सरकार की जो सत्ता है, यानी हमारी जो भारत की जो सत्ता है या सरकार है, उसको हर 5 साल में जनता का समर्थन मिलना आवश्यक है। वो कैसे मिलता है सरकार को समर्थन? वो मिलता है वोट के जरिए। अगर जनता वोट देती है किसको, किसी भी पार्टी को, तो उसको समर्थन मिल जाता है भारतीय जनता का, यानी भारत के लोगों का। और वो जो होती है, वो जो सत्ता होती है, उसको उसकी शक्ति को वैधता मिल जाती है भारत के नागरिकों के द्वारा। और ये जो वैधता मिलती है वो कैसे मिलती है? वोट के जरिए से। इसके बाद में आता है राजनीति का मार्क्सवादी रूप। देखिए, मार्क्स की नज़र में जो है राजनीति क्या है, एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग का उत्पीड़न करने की शक्ति है। मतलब ये ऐसे समझिए इस चीज़ को, जैसे मान लो ये फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री में मज़दूर काम कर रहे हैं। अब इस फैक्ट्री के मालिक को मान लो 100 रुपये का लाभ होता है, ठीक है, महीने का। अब ये 100 रुपये का जो लाभ होता है, ये 90 रुपये तो ये खुद रख लेता है और 90 रुपये में से जो 10 रुपये का जो 10 रुपये वो इन मज़दूरों में बांट देता है, ठीक है। तो मार्क्सवादी विचार में क्या कहा जाता है, इसी को आप एक सरकार की तरह समझिए। अगर सरकार के पास 100 रुपये आते हैं तो वो 100 रुपये से जो 90 रुपये है वो सरकार में बैठे हुए लोग रख लेते हैं और बाकी 10 रुपये वो जनता में खर्च कर देते हैं, ठीक है। तो मार्क्सवादी विचार में ये एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग का उत्पीड़न करने की शक्ति है, यानी इसको एक, लेकिन इसीलिए जो मार्क्सवादी विचार है वो ये कहते हैं कि जो आर्थिक गतिविधियाँ हैं वो अपने हाथ में ले लेना चाहिए,
मार्क्सवादी दृष्टिकोण जो है राज्य का, वो राज्य जो है राजनीति को एक राज्य के हथियार के रूप में मानता है। मार्क्सवादी विचार ये समझता है कि जो अर्थव्यवस्था है वो अपने कंट्रोल में ले ली जाए। यानी आप ऐसे समझिए जैसे मान लो कि ये भारत है, ठीक है, और ये उत्तरी कोरिया है, ठीक है। उत्तरी कोरिया में आपको मार्क्सवादी दृष्टिकोण आवश्यक रूप से दिखाई देगा। जैसे अब भारत में क्या होता है, भारत में जो खेती होती है वो किसान करते हैं और उस खेती को अपने पास रख लेते हैं, ठीक है। फैक्ट्रियों में मजदूर काम करते हैं, ठीक है, और वो जो लाभ होता है वो उनको अपने पास रख लेते हैं। फैक्ट्री का मालिक अपना लाभ अपने पास रख लेता है। लेकिन उत्तरी कोरिया में क्या होता है, उत्तरी कोरिया में जो किसान है वो खेती करते हैं और खेती करने के बाद जो भी पैदा होती है वो राज्य को सौंप देते हैं। फैक्ट्रियों में जो मजदूर है वो काम करते हैं और फैक्ट्रियों में जो भी सामान बनता है वो राज्य यानी उत्तरी कोरिया को सौंप दिया जाता है। फिर उत्तरी कोरिया ही उसको बेचता है। ऐसा कैसा रूप आपको सोवियत संघ में दिखाई देता था, जब बड़े स्तर पर खेती की जाती थी, यानी बड़े बड़े खेत बनाए दिए जाते थे और उनमें खेती करते थे और किसानों को केवल कुछ ही लाभ मिलता था। यानी मान लो एक खेत में 100 किसान काम कर रहे हैं, 100 में से 20 किसान तो बहुत जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं और 80 किसान वैसे ही काम कर रहे हैं, कभी आ जाते हैं कभी चले जाते हैं, और 20 किसानों को भी 80 किसानों को भी उतना ही लाभ मिल रहा है, बराबर, मतलब सबको एक जैसा लाभ मिल रहा है। ये सोवियत संघ में हो रहा है ये सिस्टम, ठीक है। हालांकि होना ऐसा चाहिए कि जो 20 किसान ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं इनको ज़्यादा लाभ मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। यानी मार्क्सवादी दृष्टिकोण या मार्क्सवादी व्यवस्था होती है उसमें ये हाल होता है, ठीक है। इसलिए मार्क्सवादी दृष्टिकोण जो है उसका काफ़ी विरोध किया गया था। इसीलिए जो बाज़ार है उस बाज़ार को अपने यहाँ पर क्या किया, स्वतंत्र रखा गया है। अमेरिका में भी स्वतंत्र है, अमेरिका में भी स्वतंत्र है, ब्रिटेन में भी स्वतंत्र बाज़ार है, जर्मनी में भी स्वतंत्र बाज़ार है, यूरोप में स्वतंत्र बाज़ार है। तो ये जो बाज़ार की जो स्वतंत्र वाली व्यवस्था है ये बाद में आई है, पहले मार्क्सवादी व्यवस्था थी सब जगह। जी, अपने भारत में भी मार्क्सवादी व्यवस्था थी। यानी जब राज्य का मतलब होता है सरकारें, जब राज्य या सरकारें जो गतिविधियां होती है उन गतिविधियों को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करती है, चाहे वो खेती हो, चाहे वो उत्पादन हो, चाहे वो फैक्ट्रियों में सामानों का बनना हो, चाहे वो फ़ोन कॉल्स हो, चाहे वो मोटरसाइकिल्स के उत्पादन हो, चाहे वो लोहे का उत्पादन हो, चाहे वो हवाई जहाज़ के उत्पादन हो, ठीक है, चाहे वो किसी भी तरह की नौकरियां हो। तो जब सरकार सभी चीज़ों को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करती है तो वो मार्क्सवादी राजनीति की श्रेणी में आ जाती है। तो मार्क्सवादी जो विचार होता है ये एक वर्ग को दूसरे वर्ग के उत्पीड़न करने की शक्ति की श्रेणी में रखता है ना। तो जो लेनिन ने ये कहा था कि अर्थव्यवस्था का एक संकुचित रूप है राजनीति। तो एक तरीके से जो मार्क्सवादी विचार है उस मार्क्सवादी विचार के अनुसार अर्थव्यवस्था ही राजनीति है और अर्थव्यवस्था को कंट्रोल में करने के लिए राजनीति पे पकड़ जरूरी है, ये कहा जाता है मार्क्सवादी दृष्टिकोण के अंतर्गत। तो अर्थव्यवस्था पे कंट्रोल करने के लिए राजनीति, यानी एक कथन है आपने सुना होगा तो कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है और पाने के लिए पूरी दुनिया है। तो वो भी मार्क्सवादी दृष्टिकोण का एक ये हिस्सा है। तो राजनीति एक तरीका से सत्ता या शक्ति प्राप्त करने की एक संघर्ष का नाम है। इसमें कुछ लोग विरोध करते हैं, कुछ लोग सामने होते हैं, कुछ विपक्ष में होते हैं, कुछ सहमतियां होती है, कुछ समझौते होते हैं, लड़ाइयाँ होती है, संघर्ष होता है। इसमें हिंसा भी हो सकती है, इसमें अहिंसा भी हो सकती है। राजनीति के इतने सारे रूप हैं कि हमें सभी रूपों को एक साथ इकट्ठा करना मुश्किल है। अब आपके जो अगला प्रश्न है वो आता है राज्य क्या है ना। आधुनिक राज्य के बदलते हुए स्वरूप की व्याख्या कीजिए। ये आपके कई बार प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है। एक कल्याणकारी संस्था के रूप में राज्य का परीक्षण कीजिए। राज्य का क्या अर्थ है, आधुनिक राज्य के बदलते स्वरूप की व्याख्या कीजिए। ये आपके क्वेश्चन बैंक में है ये क्वेश्चन।
राज्य को आप एक निश्चित परिभाषा में नहीं बांध सकते। सबसे पहले तो आपको ये बात लिखनी है जो मैं बोलता जा रहा हूँ। अब आपका क्वेश्चंस का आंसर स्टार्ट हो चुका है। राज्य को आप एक निश्चित भाषा में नहीं बांध सकते। राज्य का अर्थ एक व्यापक अर्थ है। राज्य बदलता रहता है। पहले के ज़माने में राज्य के अर्थ कुछ और थे, जब कबीले और आदिवासी राज्य होते थे। प्राचीन राज्य और यूनानी साम्राज्यों में राज्य की परिभाषा कुछ और थी। आज के समय में आधुनिक राज्य की परिभाषा कुछ और है, और आने वाले समय में या भविष्य में राज्य की परिभाषा कुछ और होगी। यानी राज्य जो है एक निरंतर और बदलती रहने वाली स्वरूप का नाम है। लेकिन आज जो वर्तमान समय में राज्य को एक निश्चित भूभाग, निश्चित जनसंख्या एक निश्चित भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता वाली संगठित इकाई को राज्य कहा जाता है आज के ज़माने में। कौटिल्य ने उस समय राज्य के 7 अंग बताए थे, और जो सभ्य जीवन को जीने के एक आवश्यक अंग आज सभ्य जीवन को जीने के लिए जो आवश्यक अंग है उसका नाम है राज्य। तो राज्य की कई सारी परिभाषाएं दी हुई है। आधुनिक राज्य का विकास एक काल क्रम में हुआ है, और आज जैसे हमारा ये भारत है, जैसे पाकिस्तान है, जैसे अमेरिका है या ऑस्ट्रेलिया है, ये न्यूजीलैंड है, ये जो विश्व के जो राज्य हैं, जो आधुनिक राज्य अभी कहे जाते हैं, जैसे रूस है ना, इन राज्यों का जो वर्तमान स्वरूप है ये एक बहुत ही लंबी प्रक्रिया से हमारे सामने आया है। और हो सकता है कि आगे आने वाले समय में राज्य का स्वरूप बदल जाए, राज्य के कुछ और अलग रूप आ जाए। हम इस बात के रूप में कुछ नहीं कह सकते। तो आधुनिक राज्य का विकास कैसे हुआ? आधुनिक राज्य का विकास एक क्रम में हुआ है। सबसे पहले जो व्यक्ति होते थे वो व्यक्ति समूह में रहते थे, और समूह में एक कबीले के आसपास वो रहते थे। सऊदी अरब में या आसपास के इलाकों में, या यूनान का जो राज्य है उसके आसपास, है ना, वहाँ पर ऐसे कई कबीले देखे गए थे उस समय। इन कबीलों का एक सरदार होता था। ठीक है, धीरे धीरे इन कबीलों में जो कबीले होते थे ये जंगलों में जाकर बसने लगे, और इसके बाद में ये खेती करने लगे। तो वो एक तरीके से एक आदिवासी राज्य की श्रेणी में आ गया। फिर इसके बाद में प्राचीन राज्य बनने लगे, यानी ये जो आदिवासी जो राज्य होते थे अपने आसपास खेती करने लगे, और एक निश्चित भूभाग में इनकी खेती होने लगी, और इस तरीके से ये एक स्टेट की या राज्य की श्रेणी में कहा जाने लगा। इनका मुखिया वही राजा होता था। यहाँ पर शासन जो है वो प्रजातांत्रिक, यानी आज का जैसा लोकतांत्रिक भी हो सकता था, और तानाशाही या राजशाही भी हो सकती थी। इसके बाद में यूनानी राज्य बने, फिर यूनानी राज्यों के बाद में रोमन साम्राज्य बना। अब फिर राजा के जो भाई और रिश्तेदार वगैरह होते थे वो सामंत कहलाते थे। तो रोमन साम्राज्य का जैसे ही विघटन हुआ तो ये कई सामंती राज्यों में टूट गया। ठीक है, इन रोमन साम्राज्य से सामंती राज्य बनने लगे। फिर सामंती राज्यों के बाद में आधुनिक राज्यों का उद्भव हुआ। आधुनिक राज्यों का उद्भव के लिए जो 2-3 घटनाएं हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस घटनाओं में सबसे पहले तो है कि जो चर्च होता था, चर्च पहले क्या है, धर्म का बहुत अंधापन था और चर्च को ही सब कुछ माना जाता था। तो इस चर्च पर इतने प्रहार किए गए कि इस चर्च ने सत्ता छोड़ दी, और सत्ता किसके केंद्र में आ गई? लोगों के केंद्र में आ गई। फिर इसके बाद में जो राजतंत्र था उसके ऊपर प्रहार हुआ, और राजतंत्र भी कमज़ोर पड़ता चला गया। ठीक है, तो राजतंत्र के कमज़ोर होने से और चर्च के कमज़ोर होने से लोकतांत्रिक जो राज्य है वो पनपने लगे, और लोगों के लिए लोगों की सरकारें स्थापित होने लगी, है ना। वही आधुनिक राज्यों की नींव रखी। इसके बाद में प्रथम विश्व युद्ध हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो यूरोप में जो स्टेट्स थे, यानी जो तानाशाही या राजशाही यानी राजाओं के जो स्टेट्स थे वो टूट कर प्रजातंत्र में बदलने लगे। फिर इसके बाद में जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में एशिया, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, है ना, और इस जगहों पर भी यानी एशिया के कई इलाकों में आधुनिक राज्यों की स्थापना होने लगी, यानी प्रजातांत्रिक राज्यों की स्थापना होने लगी। जैसे भारत, पाकिस्तान, इंग्लैंड, म्यांमार, भूटान, नेपाल, ये सब प्रजातांत्रिक राज्यों की श्रेणी में आने लगे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। तो दोस्तों, प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक राज्यों को बने हुए अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है, और आगे क्या होने वाला है ये हम कुछ कह नहीं सकते। अभी द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? 1940 के दशक में, और अभी चल रहा है 2022, यानी 70-80 साल पहले जो है इन आधुनिक राज्यों की स्थापना स्थापित होने स्टार्ट हो गई थी।
अधिकार क्या है, अधिकारों का वर्गीकरण कीजिए, अधिकारों के प्रमुख सिद्धांतों का वर्गीकरण कीजिए। ये आपके परीक्षा में डायरेक्ट सवाल आता है। ये देखिए, अधिकारों के प्रमुख सिद्धांतों का मूल्यांकन कीजिए, ये सवाल आ गया। अधिकार का अर्थ क्या है, ये लाइन लिखनी है आपको। व्यक्ति या व्यक्ति के समूह की मांग जो उसके संपूर्ण विकास के लिए जरूरी है ना। और ये जो अधिकारों की जो मांग होती है, समाज और राज्य उन्हें प्रदान करता है। ये अधिकार होते हैं व्यक्तियों के। अधिकारों की विशेषताएं क्या होती है, व्यक्ति या समूह के जो दावे होते हैं वो अधिकार की श्रेणी में आते हैं। समाज की मांग होती है, अधिकारों का कल्याणकारी स्वरूप होता है। ठीक है, अधिकारों को राज्य का संरक्षण प्राप्त होता है, अधिकार सीमित होते हैं। अधिकारों का वर्गीकरण देखिए, कई तरीके के अधिकार होते हैं, जैसे नैतिक अधिकार, बूढ़े माँ बाप की सेवा करना बच्चों का अधिकार है, ये नैतिक अधिकार है। छोटे बच्चों को शिक्षा हासिल करना नैतिक अधिकार की श्रेणी में आता है ना। और माता पिता को अपने बच्चों का पालन पोषण करना चाहिए, ये नैतिक अधिकारों की श्रेणी में आता है। कानूनी अधिकार, कानूनी अधिकार कई तरीके के अधिकार होते हैं, जैसे मेरी कोई प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी पर मेरा कानूनी अधिकार है, उसको कोई भी जो व्यक्ति है उस पर आकर कब्जा करेगा तो मैं कानून की सहायता से उसको हटाने की कोशिश करूँगा। नागरिक अधिकार, कई अधिकार होते हैं जो नागरिकों को प्राप्त होते हैं, जैसे मैं और आप, हम सब भारत के नागरिक हैं। अब भारत के नागरिक होने पर हमें कई सारे अधिकार है, जैसे हमें पासपोर्ट का जो है, हम पासपोर्ट बनवा सकते हैं, ये हमारा नागरिक अधिकार है। इसके अलावा पासपोर्ट के जरिए हम विदेशों में घूमने जा सकते हैं वीज़ा लेकर। इसके अलावा नागरिक अधिकारों की श्रेणी में वोट का अधिकार है, 18 साल के होने के बाद हम वोट देते हैं। चुनाव लड़ने का अधिकार है, ठीक है, यानी जब MLA MPs के चुनाव होते हैं, सरपंचों के चुनाव होते हैं तो हम उसमें खड़े होते हैं, तो ये हमारे नागरिक अधिकारों की श्रेणी में आते हैं सारी चीज़ें। राजनीतिक अधिकार कई श्रेणियों के हैं। राजनीतिक अधिकार जैसे हमें किसी भी चुनाव में खड़ा होना, ये राजनीतिक अधिकार है। वोट देने का अधिकार राजनीतिक अधिकार है। आर्थिक अधिकार, जैसे किसी भी बिजनेस को शुरू करना है या कहीं पर हमें प्लांट लगाना है या हम कोई काम करते हैं तो उस काम के बदले हमें पैसा चाहिए, ये हमारा आर्थिक अधिकार की श्रेणी में आता है। या हमें कितने घंटे किसी फैक्ट्री में काम करना है, कितने घंटे हमें आराम चाहिए, कितने घंटे का हमें लंच चाहिए, ये सब हमें हमारे आर्थिक अधिकारों की श्रेणी में आता है। और अगर हमारे पास पैसा है, जैसे 1 करोड़ रुपए है, तो उसका कुछ अंश जो है हम सरकार को इनकम टैक्स के रूप में देंगे, बाकी का पैसा हमारे पास रहेगा। उस पैसे को बनाए रखने का हमारे पास एक आर्थिक अधिकार है। सामाजिक अधिकार कई तरीके के होते हैं, जैसे कोई व्यक्ति सरकार की नौकरी करता है तो सरकार उसको सामाजिक अधिकार देती है। कैसे? सामाजिक सुरक्षा का अधिकार कैसे देती है? जैसे उसको पेंशन की सुविधा देती है, उसे शिक्षा की सुविधा देती है, उसे हॉस्पिटल में इलाज करने का अधिकार देती है। ये सब सामाजिक अधिकार की श्रेणी में आता है। इसके अलावा समाज भी कई तरीके के सामाजिक अधिकार देता है, जैसे उस समाज में शादी करने का अधिकार, उस समाज में उठने बैठने का या रिश्तेदारी निभाने का अधिकार। तो ये कई तरीके के अधिकार होते हैं और व्यक्ति के जीवन जीने के लिए आवश्यक होते हैं। हमारे संविधान ने हमें कई तरीके के अधिकार दिए हैं, जैसे जीवन जीने का अधिकार, हमारे संविधान ने हमें शिक्षा का अधिकार दिया है, किसी भी धर्म को मानने का अधिकार दिया है। ये सब अधिकार जो है वो हमारी, अगर ये अधिकार हमें नहीं मिलते तो इनकी मांग होती है। जैसे ईरान में एक आंदोलन चल रहा है अभी, प्रोटेस्ट, महिलाएं आंदोलन कर रही है, वहाँ पर वो हिजाब से आज़ादी चाहती हैं, तो वो क्या कर रही है, अपने अधिकारों की मांग कर रही है। तो इसी तरीके से हमारे भारत में भी कई तरीके की आज़ादियों की मांग चली है शुरू से ही। जब अंग्रेज़ हमारे ऊपर शासन करते थे उस समय से लेकर आज तक हम हमारे अधिकारों की मांग करते हुए आए हैं और करते रहेंगे। ठीक है, हमारी जो सरकारें हैं उन्होंने हमें कई तरह के अधिकार दिए हैं, लेकिन आने वाले समय में मान लो किसी और चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे इंटरनेट है, इंटरनेट पर हम क्या सफरिंग करें क्या नहीं करें, इसका हमें अधिकार मिलना चाहिए जो हमें दिया हुआ है। लेकिन अगर सरकार इस पर प्रतिबंध लगाती है तो हम इस प्रतिबंध का विरोध करेंगे और इस अधिकार की मांग करेंगे। तो अधिकारों के मांग और अधिकारों की प्रदान करने के सिलसिले चलते रहते हैं, नई नई चीज़ आती रहती है। ये चीज़ आप वृत्त क्षेत्र में आप इस सारी चीज़ों को आपको इसमें लिखना है। अधिकारों के प्रमुख सिद्धांत हैं, इन पूरे सिद्धांतों को आपको लिखना है। प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत, जब मनुष्य के रूप में पैदा होता है, जब बच्चा पैदा होता है तो उसको कई तरीके के अधिकार प्रकृति देती है, जैसे उसे जीवन जीने का अधिकार है, सांस लेने का अधिकार है, उसे भोजन करने का अधिकार है, उसे कपड़े पहनने का अधिकार है, उसे सर्दी गर्मी से बचने का अधिकार है। ठीक है,
ये सारे अधिकार उसे प्रकृति प्रदान करती है। अगर पूरी दुनिया मिलकर भी उसके प्राकृतिक अधिकारों को छीनना चाहे तो वो नहीं छीन सकती। जैसे एक बच्चा पैदा हुआ तो उसे बढ़ने का अधिकार है, यानी उसे ग्रोथ करने का अधिकार है। वो बड़ा होगा, 1 साल का होगा, 2 साल का होगा, 5 साल का होगा, 50 साल का होगा, 100 साल का होगा, ये उसको प्रकृति ने दिया है। ये अधिकार उसे जीने का अधिकार प्रकृति ने दिया है। उसे पूरी दुनिया मिलकर किसी व्यक्ति से जो उसकी मृत्यु है उस मृत्यु का अधिकार उससे छीन नहीं सकती। यानी कोई व्यक्ति पैदा हो गया तो उसे मौत भी आएगी, ये भी उसका प्राकृतिक अधिकारों की श्रेणी में ही आता है। तो जो प्राकृतिक अधिकार होते हैं वो प्रकृति द्वारा प्रदान किए जाते हैं और किसी भी व्यक्ति को इन्हें छीनने से पहले इनको छीना नहीं जा सकता। अगर कोई इनको छीनने की कोशिश करता है तो वो एक संविधान या संवैधानिक मत के, जैसे किसी को फांसी होती है तो उसको जीवन जीने के अधिकार से उसकी समाप्ति की जाती है, तो ये उसका अधिकार विधि सम्मत जो चीज़ें हैं उनके जरिए छीना जाता है, ऐसे डायरेक्ट नहीं छीन सकते। अधिकारों का कानूनी सिद्धांत, देखिए कई जो अधिकार है वो कानून बनाकर प्रदान किए जाते हैं। जैसे मान लो आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी, उस प्रॉपर्टी का आपने रजिस्ट्रेशन करवा दिया, यानी कानूनी रूप से आप उस प्रॉपर्टी के अधिकारी हो गए। यानी कानून भी कई तरीके के अधिकार देता है मनुष्य को। इसके अलावा अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत जो है वो भी आपको याद रखना है। अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत क्या होता है? अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत ये कहता है कि कई परंपराएं होती हैं, कई परंपराएं जो पहले से चली आ रही होती हैं और वही परंपराएं बाद में अधिकार बन जाती है। जैसे मान लो सनातन धर्म है, वो सनातन धर्म सदियों से चला जा रहा है और लिखे अब जो सनातन धर्म है, सनातन धर्म की जो पूजा व्यवस्था वगैरह है वो सब क्या है, हमारे जो ऐतिहासिक चीज़ें चली आ रही वो अब अधिकार बन गई। यानी पूजा का अधिकार क्या हो गया, एक ऐतिहासिक अधिकार हो गया। या कैसे कपड़े पहनना है, कैसे नहीं पहनना, ये भी ऐतिहासिक अधिकार। शुरू में जब हमने शुरू से जो कपड़े पहने हैं वो अब जाकर हमारे संस्कारों की श्रेणी में आ गए, तो वो भी अधिकारों की श्रेणी में आ गया। आप इसको ऐसे समझिए जैसे मान लो कि अग्नि के 7 फेरे लेकर हम शादी करते हैं, ठीक है, या फिर मुस्लिम धर्म में निकाह करके शादी करते हैं, तो ये निकाह करना और ये 7 फेरे लेना ये भी अधिकार बन गया। तो इतिहास में कोई परंपरा चलती हुई आ रही है वो बाद में जाकर अधिकार बन जाती है। लेकिन इसकी आलोचना भी करनी है आपको कि इतिहास में कई परंपराएं ऐसी होती है जो मानव के अधिकारों का शोषण करती है। इनको आप ऐतिहासिक से इनको अधिकारों की श्रेणी में आप नहीं रख सकते। जैसे सती प्रथा को जो है कई लोग फॉलो करते हुए आ रहे थे सदियों से, बाद में सती प्रथा को ये देखा तो सती प्रथा को आप एक अधिकार की श्रेणी में नहीं रख सकते। सती प्रथा आज कानूनी रूप से कानून की नज़र में आज सती प्रथा एक गैर कानूनी कार्य है, तो आप सती प्रथा को एक आधिकारिक श्रेणी में रख सकते। तो कई परंपराएं या कई रीति रिवाज ऐसे होते हैं जो इतिहास की दृष्टि से या पिछले इतिहास में तो वो अच्छे देखे जाते हैं, लेकिन आज के समय में उनको अधिकार की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। इसलिए अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत कई तौर पर सही भी है और कई तौर पर गलत भी है। अधिकारों का सामाजिक कल्याण संबंधी सिद्धांत, ये सिद्धांत ये कहता है कि कई मनुष्य के ऐसे अधिकार हैं जो उसे सामाजिक कल्याण प्रदान करते हैं, ठीक है, और वो सामाजिक कल्याण के लिए आवश्यक होते हैं। जैसे स्वच्छ वायु का अधिकार, ठीक है, स्वच्छ सड़कों पर चलने का अधिकार, स्वच्छ इलाज का अधिकार, ठीक है, स्वच्छ या अच्छी पढ़ाई प्राप्त करने का अधिकार, ये मानव के कल्याणकारी अधिकारों की श्रेणी में आते हैं। अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार, अच्छी बुनावट या अच्छी चीज़ों तक पहुंचने का अधिकार, सरकारी नौकरियों पर समान पदों पर समान अवसर प्राप्त करने के अधिकार भी कल्याणकारी सिद्धांतों की श्रेणी में आते हैं। देखिए, छुआछूत हमारे साथ नहीं हो, ये भी हमारा एक अधिकार है और ये भी कल्याणकारी अधिकारों की श्रेणी में आता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मानव अधिकारों की विश्वजीन घोषणा 1948 में हुई थी और ये भी काफ़ी परीक्षा में कभी कभी पूछ ली जाती है। तो मानव अधिकारों को विश्व स्तर पर जब है पहली बार दर्शाया गया था और पहली बार बताया गया था कि किसी भी देश की हालत कितनी भी बुरी हो, लेकिन मानव अधिकार की ये जो अधिकार है, ये जो विश्व स्तरीय जो घोषणा हुई थी उसमें जो अधिकार दिए गए थे, वो अधिकार किसी भी देश की कितनी भी बुरी स्थिति हो तब ये अधिकार वो उसको प्रदान करते हुए रहना चाहिए उसके नागरिकों को। स्वतंत्रता का भी एक सवाल आता है आपके, स्वतंत्रता के प्रकारों को मूल्यांकन कीजिए, ज़्यादातर ये सवाल आता है। तो देखिए, कोई व्यक्ति के पास अधिकार है तो वो अधिकार का संरक्षण कौन करेगा? राज्य करेगा। तो राज्य
और अधिकार और स्वतंत्रता, ये सब एक दूसरे से बंधे हुए हैं। जब आप आज क्वेश्चन का आंसर लिखो तो इनको आपस में इंटररिलेटेड करके लिखना। तो स्वतंत्रता क्या है? स्वतंत्रता का अर्थ है मानव के संपूर्ण विकास के लिए आवश्यक वातावरण ही स्वतंत्रता है। मानव के विकास करने की शक्ति बढ़ाना ही स्वतंत्रता की श्रेणी में आता है। स्वतंत्रता कई प्रकार की होती है, जैसे प्राकृतिक स्वतंत्रता है ना, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, नागरिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता और नैतिक स्वतंत्रता। प्राकृतिक स्वतंत्रता ऐसे होती है जैसे जीवन जीने का अधिकार, ठीक है, सांस लेने का अधिकार, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है प्राकृतिक स्वतंत्रता की श्रेणी में आती है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता में आचरण करना या अपने आप का विकास करना या अपने सर्वांगीण विकास के लिए कुछ चीज़ें सोचना, बुद्धि का विकास, ये सब व्यक्तिगत स्वतंत्रता की श्रेणी में आता है। नागरिक स्वतंत्रता जो होती है वो एक राज्य अपने नागरिकों को प्रदान करता है। जैसे भारत जो राज्य है उसने अपने नागरिकों को कई तरीके की स्वतंत्रताएं प्रदान की है। जैसे भारत का नागरिक कहीं भी जाकर भारत में बस सकता है और भारत का जो नागरिक है वो भारत के किसी भी कोने में जाकर कोई भी व्यापार जो उसको अच्छा लगता है, उस व्यापार जो कानूनी रूप से वैध हो, उस व्यापार को वो शुरू कर सकता है। अगर उसके व्यापार को कोई रोकने की कोशिश करेगा तो जो राज्य है यानी जो भारत सरकार है वो उसके व्यापार को बाधित करने वाले लोगों को वो जेल में पटक देगा। और जो भारत राज्य है उसने अपने नागरिकों को कई तरीके की राजनीतिक स्वतंत्रता दी है, जैसे वोट देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, ठीक है, ये सारी उसको राजनीतिक स्वतंत्रताएं हैं। आर्थिक स्वतंत्रता का अधिकार, राजनीतिक दलों को बनाने का अधिकार भी राजनीतिक स्वतंत्रता श्रेणी में आता है। आर्थिक स्वतंत्रता में कई तरह की स्वतंत्रताएं आती है, जैसे व्यक्ति को काम का अधिकार है, ठीक है, व्यक्ति अगर जितने घंटे काम करता है उस हिसाब से उसको मजदूरी मिलनी चाहिए, ठीक है। अगर कोई महिला है और कोई पुरुष है तो उनके बीच में जो है जैसे महिला 8 घंटे काम कर रही है, पुरुष भी 8 घंटे काम कर रहा है, तो उनकी जो सैलरी है वो बराबर होनी चाहिए। ये आर्थिक स्वतंत्रता की श्रेणी में आता है। अगर कोई ऐसा करता है कि महिला को कम पैसे देता है और पुरुष को ज़्यादा पैसे देता है तो उसके खिलाफ जो सरकार है, जो कानून है और जो पुलिस है, ठीक है, जो राज्य है या जो भारत सरकार है या जो राज्य सरकारें हैं वो उसके खिलाफ एक्शन ले सकती हैं। व्यक्ति को अपने अनुसार या अपनी अंतरात्मा के अनुसार किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है और ये उसका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है कि वो किस धर्म को माने, किस धर्म को पूजे, किस धर्म के हिसाब से पूजा करे, वो नमाज़ पढ़े या वो रोज़ा रखे या फिर वो किसी मंदिर में जाकर पूजा करे या फिर वो किसी मस्जिद पर खड़ा होकर अजान दे या फिर वो किसी चर्च में जाकर पूजा करे या फिर वो कोई गुरुद्वारे में जाकर गुरु नानक को माने। ये उसके खुद के मन में किस चीज़ को मानने के की अधिकार है, ये उसके धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार उसको प्रदान किया गया है। नैतिक स्वतंत्रता जो है वो कई तरीके की होती है, जैसे व्यक्ति झूठ ना बोले, सच बोले, ये नैतिक स्वतंत्रता की श्रेणी में आता है। व्यक्ति को अपने माता पिता की सेवा करनी है, ये भी ये नैतिक स्वतंत्रता है। वो करना चाहता है या नहीं करना चाहता, ये उसकी नैतिक स्वतंत्रता है। व्यक्ति अपनी पढ़ाई हासिल करना चाहता है या नहीं चाहता, ये उसकी नैतिक स्वतंत्रता है। व्यक्ति साफ सफाई का ध्यान रखे, ये नैतिक स्वतंत्रता की श्रेणी में आता है। कोई भी व्यक्ति की जो स्वतंत्रताएं हैं या मानव की जो स्वतंत्रताएं हैं वो कई तरीके की होती हैं। मैंने कई तरीके की स्वतंत्रताओं का आपको उदाहरण दिया है। ये सारी स्वतंत्रताएं आपको परीक्षा में लिखनी है। कोई भी वर्ड मैंने फालतू नहीं बोला है। स्वतंत्रता के लिए आवश्यक दशाएं, सबसे पहले तो विशेष अधिकारों का हनन होना चाहिए। पहले के ज़माने में क्या होता था, पहले के ज़माने में ऐसे होता था जैसे कोई ब्राह्मण है, उस ब्राह्मण से मान लो कोई मर्डर हो जाता है तो उस ब्राह्मण को कम सजा दी जाती थी। लेकिन मान लो कोई शूद्र है, उस शूद्र से अगर मान लो कोई जानवर भी मर जाता था उसके हाथ से या किसी व्यक्ति के वो चाटा मार देता था, उसको मृत्युदंड तक की सज़ा मिल जाती थी, ठीक है। तो पहले के जो विशेष अधिकार थे उनको ख़त्म कर दिया गया। अब कई तरीके की स्वतंत्रता दी गई है, जैसे विशेष अधिकारों का अंत कर दिया गया। अब सबके लिए कानून समान है। अगर कोई प्रधानमंत्री या कोई मुख्यमंत्री किसी भी तरह का कोई मर्डर कर देता है या कोई
या कोई भी बलात्कार वगैरह जब भी कोई भी ऐसा अपराध कर देता है तो उसको उसी कानूनों के तहत सज़ा मिलती है जिससे आम आदमी के तहत मिलती है। यानी समाज में या भारत में या पूरी दुनिया में अब विशेष अधिकारों का अंत कर दिया गया है। जो राजाओं को और उसके बेटों को और उसके बेटियों को और उसके परिवार को जो विशेष अधिकार पहले मिले हुए थे वो अब भारत में ख़त्म हो चुके हैं। कानूनों का शासन है, ठीक है, संविधान का शासन है। जागरूकता जब तक नहीं मिलेगी तब तक व्यक्ति को अपने स्वतंत्रता अधिकारों के बारे में पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। तो स्वतंत्रता के लिए या स्वतंत्रता के को बनाए रखने के लिए जागरूकता जरूरी है। आम नागरिकों में जागरूकता होनी चाहिए। कानून का शासन होना चाहिए, सभी को कानून की नज़र में बराबर देखना चाहिए। संविधान का शासन होना चाहिए, संविधान के बारे में लोगों को जानकारी होनी चाहिए। एक ऐसा संविधान होना चाहिए जो नागरिकों को स्वतंत्रता प्रदान करे। आर्थिक समता होनी चाहिए, यानी लोगों के पास पैसे का बंटवारा सही सही होना चाहिए, तभी स्वतंत्रता काम करेगी। एक शहर में मान लो 100 लोग रहते हैं, एक शहर में मान लो 100 लोग रहते हैं। इन 100 लोग में से 99 लोगों के पास तो खाने के लिए पैसे ही नहीं है, ठीक है, जबकि एक व्यक्ति के पास इतना पैसा है कि वो सोने से पूरा उसका घर भरा हुआ है। अब ये 99 व्यक्ति जो इनकी स्वतंत्रता मिली हुई है इसका लाभ नहीं उठा पाएंगे, जबकि ये व्यक्ति स्वतंत्रता का लाभ उठा पाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो 99 व्यक्ति है ये भोजन पानी की व्यवस्था करने में ही लगे रहेंगे, ठीक है, इनको और किसी चीज़ का ध्यान ही नहीं रहेगा। तो आर्थिक समता यानी आर्थिक स्वतंत्रता भी आना ज़रूरी है। यानी कुछ पैसा लोगों को इतना, मतलब सरकार या राज्य ऐसी व्यवस्था तो करे कि लोगों के पास खाने पीने की चीज़ें जो है वो आसानी से उपलब्ध हो पाए। जैसे गैस सिलेंडर है, आटा है, अनाज है, सब्जी है। अब अगर ये चीज़ें आदमी के पास इतनी महंगी आने लगी तो आदमी सारा दिन मजदूरी करेगा, फिर इनको कमा कर लेकर आएगा, फिर खाना खा के सो जाएगा, फिर सुबह उठेगा, फिर मजदूरी करेगा, फिर शाम को आएगा, फिर खाना खा के सो जाएगा। ये सिस्टम उसका चलता रहेगा। अब बताओ उसकी जो स्वतंत्रता है उसको मिली हुई है वो सारी स्वतंत्रताएं कहाँ गायब हो गई, खत्म हो गई सारी स्वतंत्रताएं। तो आर्थिक जो समता होती है उसका मतलब ये है कि आर्थिक रूप से लोगों को संपन्न बनाया जाए। जब आर्थिक रूप से लोग संपन्न बनेंगे तभी वो अपनी स्वतंत्रताओं को जान पाएंगे और वो स्वतंत्रताओं का उपभोग कर पाएंगे। स्वतंत्र न्यायपालिका होनी ज़रूरी है, स्वतंत्र जो अखबार है, प्रेस है, वो होना ज़रूरी है, न्यूज़पेपर्स वगैरह स्वतंत्र होना ज़रूरी है। अगर उन पर सरकार का, राज्य का नियंत्रण होगा तो वो नागरिकों को स्वतंत्रता के जो चीज़ दशाएं हैं वो उपलब्ध नहीं करवा पाएंगे। लोकतंत्र का शासन होना ज़रूरी है, शक्तियों का विकेंद्रीकरण होना ज़रूरी है स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए। स्वतंत्रता मानव के लिए क्यों जरूरी है? मानव के लिए स्वतंत्रता बहुत ज़रूरी है। अगर मानव को स्वतंत्रता नहीं होगी तो वो अपना सर्वांगीण विकास नहीं कर पाएगा और पूरे विश्व में या पूरे देश में या पूरे क्षेत्र में त्राही त्राही मच जाएगी। लोग एक दूसरे को मार देंगे, पीट देंगे, पूरी दुनिया ऐसे ही ख़त्म हो जाएगी। इसलिए एक सिस्टम को बनाए रखने के लिए स्वतंत्रता ज़रूरी है। ये स्वतंत्रता आप संविधान के जरिए दीजिए, कानूनों के जरिए दीजिए, प्रकृति ने तो दे ही दी है। अब राज्य को, जो राज्य होता है यानी भारत सरकार है या किसी और देश की सरकार है, उसको स्वतंत्रता मानव के लिए क्यों ज़रूरी है इस बात को समझते हुए ऐसी दशाएं बनाने की कोशिश करनी चाहिए ताकि व्यक्ति की स्वतंत्रता बनी रहे। इसके बाद में दूसरा वीडियो का वेट कीजिए। अब मैं थोड़ा पढ़ूंगा, उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा। अगर मान लो कि देखिए मैं पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं हूँ, मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ। मैंने पढ़कर ये चीज़ें आपको समझाने की कोशिश की है। अगर फिर भी मैं समझाने में आपको थोड़ा सा असफल रहा हूँ, कहीं भी कोई बात गलत लग गई हो तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। इसका दूसरा वीडियो, जो सेकेंड वीडियो है इसका, जिसमें हम दार्शनिकों को पढ़ेंगे, प्लेटो वगैरह को, उसकी स्लाइड्स मैंने बना ली है। अगर आपको स्लाइड्स चाहिए तो मेरे को व्हाट्सअप कर दीजिए, मैं आपको स्लाइड्स भेज दूंगा, ठीक है। जैसे जे.एस. मिल है, हीगल है, मार्क्स है, ठीक है, इनकी स्लाइड्स मैंने बना ली है। इसके सेकंड वीडियो में अपन समझेंगे। अरस्तु है, प्लेटो है। तो सेकंड वीडियो का इंतज़ार कीजिए और कमेंट्स कर दीजिए फटाफट, और इसको लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए और बने रहिए दोस्तों। और आपको अगर इनमें कोई भी, आपको वीडियोज़ में कोई भी सुधार की ज़रूरत है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए। धन्यवाद।